हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जनपद रुद्रप्रयाग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर जनपद के संबंध में। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों का पीडीएफ आप लोगों को आज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका ले सकते हैं। साथ ही जो नए बच्चे हैं वो नोट भी कर सकते हैं और रिविजन करने की दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, बागेश्वर जिला जो बनाया गया, ये अल्मोड़ा को काट कर बनाया गया था। ठीक है, देखो इसकी जो सीमाएं बनती हैं, चमोली से बनती हैं, पिथौरागढ़ से बनती हैं और यहाँ पर अल्मोड़ा से। ठीक है, 3 जिलों से इसकी सीमाएं बनती हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो हमने पहले जब उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र देखा था, वहाँ पर भी चर्चा की थी कि बागेश्वर जिला 3 जिलों से सीमाएं बनाता है। ठीक है, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें 7 जिले 4 जिलों से सीमाएं बना रहे थे, जो 2 जिले हैं वो 6 6 जिलों से सीमाएं बना रहे थे, एक जिला 7 जिलों से, और बागेश्वर 3 जिलों से, और रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार 2 जिलों के साथ सीमाएं बना रहे थे। तो ये अब देखो, 3 2 5 7 12। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 जिले 6 6 के साथ थे, 7 के साथ एक 3, ये 7 10। ठीक है, 2 उधम सिंह नगर और एक बागेश्वर, उधम सिंह नगर और हरिद्वार 12, और एक बागेश्वर 13। तो कुल 13 जिले थे। ठीक है, और इनकी सीमाएं किस किस से लग रही थी हमने देखा था। तो जो जिला बागेश्वर है, इसकी सीमाएं चमोली से लगती हैं, अल्मोड़ा से लगती हैं और पिथौरागढ़ से लगती हैं। अब देखो, इसकी स्थापना कब हुई? जो बागेश्वर जिला है, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो उत्तराखंड में 1997 में 3 जिले बने थे। ठीक है, तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में कहूँगा तब, उस दौरान उत्तराखंड के 3 जिलों का सृजन हुआ था, जिसमें बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, जो तीनों सबसे छोटे जिले हैं यहाँ के, वो कब बने थे? 1997 में बने थे। तो 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर का गठन हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना? 2246 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? चंपावत। दूसरा कौन है? पिछली क्लास में हमने देखा था, रुद्रप्रयाग। और तीसरा कौन हो गया? बागेश्वर। ठीक है, राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? बागेश्वर। मुख्यालय क्या है इसका? बागेश्वर इसका मुख्यालय है। यदि चर्चा करें यहाँ का प्रशासनिक ढांचा क्या है, देखो यहाँ पर तहसील कौन कौन सी है? 4 तहसील हैं कुल, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट और कांडा। तो क्वेश्चन बन सकता है, कांडा तहसील किस जिले में है, या फिर गरुड़ तहसील किस जिले में है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो बागेश्वर में 4 तहसीलें हैं, विकास खंड हैं 3, जिसमें बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। ठीक है, विकास खंड हैं 3, तहसीलें हैं 4, विधानसभा सीटें हैं 2, एक कपकोट है, दूसरी बागेश्वर। जो बागेश्वर सीट है ये एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, आर्टिकल जो 332 है भारतीय संविधान का, उसके तहत ये किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए। कौन सी सीट? बागेश्वर सीट। ठीक है, जो बागेश्वर सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। यदि चर्चा करें, देखो अभी कपकोट से विधायक कौन है? नरेश गढ़िया। ठीक है, नरेश गढ़िया। और बागेश्वर से कौन है? पार्वती दास। बागेश्वर से कौन है? पार्वती दास। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, कपकोट से नरेश गढ़िया हैं, बागेश्वर से पार्वती दास हैं। कुल 2 विधानसभा सीटें। ठीक है, और बागेश्वर विधानसभा सीट एससी के लिए रिजर्व है। यदि चर्चा करें नगर निकायों की, तो यहाँ पर केवल 2 नगर निकाय हैं, जिसमें एक नगर पंचायत कपकोट है और नगर पालिका बागेश्वर। ठीक है, ये 2 नगर निकाय यहाँ पर शामिल हैं। ये जो डेटा है ये जिले की वेबसाइट में उपलब्ध है। ठीक है, और साथ ही जो बागेश्वर है, जो बागेश्वर की जो विधानसभा सीटें हैं, फिर जो बागेश्वर जनपद है, वो लोकसभा जो क्षेत्र है वो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से अभी सांसद कौन है? अजय टम्टा। ठीक है, यहाँ से सांसद कौन है अभी? अजय टम्टा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बागेश्वर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ से सांसद कौन है? अजय टम्टा है। ठीक है, तो ये यहाँ का प्रशासनिक ढांचा हो गया। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकीय आंकड़े, मतलब 2011 की जनगणना में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, ये चीज़ें हमने देखनी है इसमें। ठीक है, तो राज्य का सबसे कम नगरीय जनसंख्या, मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? बागेश्वर की है। राज्य में सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है, बागेश्वर की है। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? ये भी बागेश्वर है। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? बागेश्वर है। मात्र 3.49% क्या है? नगरीकृत। तो यहाँ पर हमने देखा है, नगर निकाय भी मात्र 2 ही हैं।
तो राज्य में एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निकाय हैं, ठीक है। तो नगर निकाय भी इसमें काफ़ी कम है। सबसे कम नगरीकृत कौन है? बागेश्वर है। नगरीकृत परसेंट कितना है इसका? 3.49, यानी कि इसका ग्रामीण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 96.51%। ठीक है, तो राज्य का सबसे ग्रामीण जिला कौन हो जाएगा? बागेश्वर। ये भी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं कि देखो नगरीकृत लिख दिया तो ग्रामीण इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिख लेना है राज्य का सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जिला, राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत, ठीक है, कौन सा है? बागेश्वर हो जाएगा। कितना? 96.51%, ठीक है। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? बागेश्वर में ही रहती है। कितना प्रतिशत है? 27.73%, ठीक है। राज्य में मतलब कुल जनसंख्या, माना बागेश्वर की जनसंख्या 100 है, ठीक है, एक उदाहरण के लिए है। माना बागेश्वर की जनसंख्या 100 है, तो इसका 27%, 27.73%, यानी कि लगभग 28% जनसंख्या क्या है यहाँ पर? अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या है, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ की देखो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का लगभग 27-28% क्या है यहाँ पर? अनुसूचित जाति रहती है, ठीक है। बागेश्वर के उपनाम क्या क्या है देखो, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर का उपनाम है, व्याघ्रेश्वर, ठीक है, वाणीश्वर, वागीश भी है, वाणिश्वर या वागीश, विश्वेश्वर, वाराणसी का दूसरा रूप, उत्तराखंड का नीलगिरी, किसको कहा जाता है? बागेश्वर को, ठीक है। तो बागेश्वर के उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? उत्तर का वाराणसी, व्याघ्रेश्वर, वाणीश्वर या फिर वागीश, ठीक है, विश्वेश्वर, वाराणसी का दूसरा रूप या फिर उत्तराखंड का नीलगिरी। देखो बागेश्वर को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। बागेश्वर को मानस खंड में क्या कहा गया है? नीलगिरी कहा गया है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ। तथा बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ है, और इसे बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बनेगा, दानपुर बोली कहाँ बोली जाती है? ठीक है, तो ये बागेश्वर के कुछ हिस्सों में दानपुर बोली बोली जाती है, ठीक है। आपने यदि कुमाऊनी जो गाना है वो सुना होगा, जो उत्तरायणी कौतिक के बारे में, ठीक है, उसको आप कभी कभी ना इस तरह के गाने आपको इन चीज़ों में सहायता करते हैं। तो उत्तरायणी कौतिक वाला जो गाना है उसको आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो उसमें आता है दनपुरा दनपुरिया वाला, तो मतलब जो दानपुर है, यहाँ पर दानपुरिया बोली बोली जाती है, ठीक है। कहाँ पर है? बागेश्वर में है। अगला है, कुछ कुछ गाने अच्छे होते हैं, जैसे जो संस्कृति के बारे में बताते हैं। कई सारे गाने ऐसे जो आभूषणों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे गाने सुनने से आपका एक ना कहीं जो उत्तराखंड का संस्कृति है वो कवर हो जाता है। किसी गाने में मेलों का वर्णन होता है, जो पुराने गाने, ठीक है। तो कुमाऊनी या फिर गढ़वाली गाने, इनसे मेले, संस्कृति, पहनावा, ये सब चीज़ें कवर थोड़ा थोड़ा हद तक हो जाती है। मतलब आपको चीज़ें याद भी होती हैं और आपका मनोरंजन भी हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, मानस खंड में सरयू को गंगा तथा गोमती को यमुना कहा गया है। मानस खंड में सरयू को गंगा तथा गोमती को क्या कहा गया है? यमुना कहा गया है, ठीक है। बागेश्वर सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है, जिसके पूर्व में भीलेश्वर तथा पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है। तो क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी घाटी भीलेश्वर तथा नीलेश्वर पर्वतों के बीच स्थित है? तो कौन सी घाटी हो जाएगी? बागेश्वर घाटी, जो कि भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक है। बागेश्वर घाटी भीलेश्वर और नीलेश्वर इन दो पर्वतों के बीच में स्थित है। साथ ही बागेश्वर जो है वो सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है। सरयू हमने चर्चा की थी सरमूल से निकलती है, गोमती हमने चर्चा करी थी डेवरा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। गोमती की सहायक है गरुड़ नदी, और सरयू की सहायक गोमती नदी आगे बढ़ती है सरयू, ठीक है, कुल 146 किलोमीटर बहते हुए पंचेश्वर में किससे मिल जाती है? काली से मिल जाती है। ये हम नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। अब देखो, बागेश्वर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल, इसमें कौन कौन से हैं? एक बागनाथ मंदिर है। यह मंदिर बागेश्वर में सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है, जो कत्यूरी काल में निर्मित है, ठीक है। हम कत्यूरी पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने देखा था बागनाथ मंदिर, ठीक है, बैजनाथ मंदिर, ये सब कत्यूरी कालीन मंदिर हैं। तो बागनाथ मंदिर बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर, ठीक है, जो कत्यूरी काल में निर्मित है। फिर बैजनाथ मंदिर समूह, जो कि कत्यूरी कालीन शिखर युक्त शैली का मंदिर है। गोमती और गरुड़ गंगा,
ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ कई मंदिरों का समूह है जो कत्यूरी काल में निर्मित है। ठीक है, कत्यूरी कालीन जो शिखर युक्त मंदिर यानी कि जो परिवार समूहों में पाए गए हैं बैजनाथ मंदिर, उसी श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला देखो कोट भ्रामरी। कोट भ्रामरी क्या था? ये है कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी कोट भ्रामरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बना हुआ है पहले, कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुल देवी कोट भ्रामरी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है, और चंद्रकालीन नंदा देवी मंदिर भी कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। अगला देखो कपकोट। यहाँ पर खीर गंगा और सरयू नदी का संगम होता है कपकोट में, ये भी कहाँ है? बागेश्वर में। यहाँ की तहसील भी है, यहाँ का विकास खंड है और यहाँ की विधानसभा क्षेत्र भी है कपकोट। और कपकोट से विधानसभा भी सदस्य कौन है? नरेश घटिया। ठीक है, अगला देखो कौशानी। कौशानी जो कि अति प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, कौशानी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध स्थल है, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, अपनी सुंदरता के लिए कौशानी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो यह स्थल कोसी और गरुड़ नदियों के मध्य पिन्नाथ पहाड़ी पर स्थित है। तो कौशानी एक तो कोसी और गरुड़ नदियों के मध्य में स्थित है, साथ ही पिन्नाथ पहाड़ी पर ये स्थित है। इन दो, जैसे माना ये दो जगह से नदियां जा रही, यहाँ पर ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी पर कौशानी स्थित है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? बलना। कई पेपरों में पहले प्रश्न बन चुका है। कौसानी का प्राचीन नाम क्या था? बलना था। देखो इसके बारे में अन्य फैक्ट जो है, 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे। कहाँ? कौसानी में। ठीक है, 1929 में, जून 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और 14 दिन यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया था, यानी कि 14 दिन यहाँ पर वो रुके थे। उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। इन्होंने कहा है महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कौसानी को। या फिर महात्मा गांधी ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? कौसानी को कहा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर वो रुके थे उस दौरान, तो उनके प्रवास के स्थान को, उनके रुकने के स्थान को वर्तमान में अनासक्ति आश्रम कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने यहीं पर अनासक्ति योग पर एक पुस्तक भी लिखी थी, एक टीका लिखी थी। ठीक है, एक टीका यानी कि पुस्तक लिखी थी छोटी, अनासक्ति योग पर। तो अनासक्ति आश्रम कहाँ है? कौसानी में। महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? कौसानी में। अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? कौसानी में। ठीक है, कुल 14 दिन यहाँ पर रुके थे, 1929 में आए थे और उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, प्राचीन नाम बलना था, कोसी और गरुड़ नदियों के मध्य पिन्नाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब पिन्नाथ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिनाकेश्वर मंदिर भी होगा, वो भी देखेंगे अभी आगे। देखो यहीं पर कौसानी में ही 1941 में सरला बहन द्वारा लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया गया था। तो ये भी कई बार पूछा गया, लक्ष्मी आश्रम किसने स्थापित किया था? सरला बहन ने। कब किया था? 1941 में किया था। ठीक है, अगला देखो सुमित्रानंदन पंत की जो जन्म स्थलीय पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? कौसानी में ही स्थित है। अभी हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में, इसी क्लास में चर्चा करेंगे उनके बारे में भी। ठीक है, बागेश्वर के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में तो वहीं पर चर्चा करेंगे। अगला देखो कौसानी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पहले ही बताया कौसानी चाय के बागानों के लिए अति प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ की जो चाय है वो गिरियाज चाय है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी चाय होती है? गिरियाज टी। गिरियाज टी का यहाँ पर उत्पादन होता है। देखो कौसानी के समीप क्या है? पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। मैंने आपको बताया था पिन्नाथ पहाड़ी है तो पिनाकेश्वर मंदिर भी होगा। ठीक है, और बूरा पिन्नाथ भी है और भकोट आदि स्थल इसके समीप में शामिल है। तो पिनाकेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में। बूरा पिन्नाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में। और भकोट कहाँ पड़ेगा? बागेश्वर में। ठीक है, साथ ही देखो पांडु स्थल और भद्रकाली। पांडु स्थल और भद्रकाली भी बागेश्वर के अन्य रमणीय स्थल हैं। ठीक है, भद्रकाली को कुमाऊं का काली मठ भी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था काली मठ कहाँ था? गढ़वाल में, यानी कि रुद्रप्रयाग में। काली मठ कहाँ था? रुद्रप्रयाग में था। और कुमाऊं का काली मठ किसे कहा जाता है? भद्रकाली को। भद्रकाली जो कि कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में आता है। ठीक है, अब अगला जो हम चर्चा करेंगे वो है बागेश्वर में स्थित गुफाएं। तो कौन कौन सी गुफाएं यहाँ पर हैं? देखो गौरी गुफा है, भद्रकाली गुफा है और शानी गुफा है। तो बागेश्वर में कौन कौन सी गुफाएं हैं? गौरी गुफा, भद्रकाली गुफा और शानी गुफा। ये 3 गुफाएं हैं बागेश्वर में, तीनों महत्वपूर्ण है, आपने तीनों ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा गौरी गुफा किस जिले में स्थित है? पहले कई सारे इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, त्र्यंबक गुफा कहाँ है, पांडुखोली गुफा कहाँ है, या फिर व्यास गुफा कहाँ है। तो इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? तो बागेश्वर में स्थित जो गुफाएं, देखो गौरी गुफा कहाँ है? बागेश्वर में। भद्रकाली गुफा
बागेश्वर में है। सानी गुफा भी कहाँ है? बागेश्वर में है, ठीक है। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में देखो, बागेश्वर मुख्यतः बृहद हिमालय का हिस्सा है। हम चर्चा करे थे जब हमने उत्तराखंड का भूगोल इस क्लास में, इस सीरीज में पढ़ा था, अभी टारगेट बैच में, ठीक है। बागेश्वर मुख्यतः किस भाग का हिस्सा है? यह बृहद हिमालय का हिस्सा है। लेकिन देखो, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ जो मेन बागेश्वर है, जो यहाँ का मेन नगर है, वो क्या है? घाटी एरिया है, ठीक है। ऐसी घाटी है जो पर्वतों के मध्य बसी हुई है। तो हमने चर्चा की थी नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य जो घाटी बसी है, ठीक है, ये बागेश्वर है, जो कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। तो ये घाटी हो गई, और साथ ही इसके अलावा ये बृहद हिमालय का हिस्सा, ठीक है। भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है, जो कि अति संवेदनशील है। मतलब जब भूकंप आएगा, भूकंप की दृष्टि से मतलब कभी भी यहाँ पर तगड़ा भूकंप आ सकता है। तो जोन 5 में अति संवेदनशील है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा। यहाँ पर दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा है। इस दर्रे की खोज 1830 में हुई थी, और तब कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा, ठीक है। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज की थी। ये दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है, ठीक है। कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास दर्रा, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, ग्लेशियर। ग्लेशियरों की यदि चर्चा करें, एक है सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। कफनी और मैकतोली, 5 ग्लेशियर देखो, सुंदर ढूंगी, सुखराम, पिंडारी, कफनी और मैकतोली, ठीक है। सुंदर ढूंगी, सुखराम, पिंडारी, कफनी और मैकतोली, तो 5 ग्लेशियर आपने ध्यान रखने हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? पिंडारी ग्लेशियर। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। सबसे बड़ा गंगोत्री, दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? वो है मिलम ग्लेशियर। पिंडारी इसलिए नहीं है क्योंकि पिंडारी केवल बागेश्वर में ही स्थित नहीं है। पिंडारी बागेश्वर और चमोली, संयुक्त रूप से बागेश्वर और चमोली में ही स्थित है, ठीक है। इसीलिए पिंडारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है? मिलम, जो कि प्रॉपर कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में आता है, ठीक है। तो सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर कहाँ पर पड़ते हैं? बागेश्वर में आते हैं। पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडर नदी का उद्गम होता है, और पिंडर किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगी अलकनंदा की। कर्णप्रयाग में मिलती है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। देखो, बुग्यालों की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कफनी बुग्याल है और मनोहरी बुग्याल। कफनी और मनोहरी बुग्याल कहाँ है? बागेश्वर में है। यदि खनिज की चर्चा करते हैं तो खनिज यहाँ पर मैग्नेसाइट प्राप्त होता है बागेश्वर में, और सोप स्टोन टॉल के यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। नदियों की यदि चर्चा करें, यहाँ पर सरयू नदी है, गोमती, गरुड़, कोसी नदी। कोसी नदी देखो कहाँ से निकलती है? धार, पानी धार से निकलती है, और पश्चिमी रामगंगा की सहायक हो जाती है उत्तर प्रदेश में जाके। लेकिन इसकी जो बागेश्वर से निकलते हुए कुमाऊं में धान का कटोरा इसको कहते हैं, ठीक है। रामनगर इसके किनारे स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कोसी की सहायक नदी, जो प्रमुख सहायक नदी, सुयाल नदी है, ठीक है। और साथ ही गोमती सरयू की सहायक है, ठीक है। गोमती देखो, गोमती नदी निकली, इस सरयू की सहायक है, ठीक है। गोमती नदी इस सरयू की सहायक हो जाएगी। गोमती की सहायक कौन सी? गरुड़ गंगा, ठीक है। बागेश्वर इन दोनों के संगम पर स्थित। सरयू आगे बढ़ती है तो सरयू में पनार नदी मिलती है, और पूर्वी रामगंगा मिलती है उसके पास सरयू, जो पंचेश्वर है, पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बागेश्वर के जो प्रमुख मेले हैं उसमें देखो, एक था उत्तरायणी मेला, ठीक है। उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी कौथिग या फिर उत्तरायणी मेला, जिसे घुघुती त्योहार भी बोलते हैं, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर घुघुती बनाई जाती है। तो मकर संक्रांति आने वाली है। जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अति उत्साह रहता है इस त्योहार के प्रति, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला अब आने वाला है, बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है। तो इसी से संबंधित जो मैं गाना आपको बता रहा था ऊपर, इसी से संबंधित है पप्पू गार्की का गाना। तो उसमें कुछ कुमाऊनी क्षेत्रों की चर्चा की गई है, ठीक है। दानपुर के दनपुरिया, सौरी क्षेत्र के सौरियाल, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें उससे आप लोग सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी जो यहाँ की भाषाई आधार पर जो बटा हुआ है वो क्षेत्र पता चल जाएंगे। हालांकि प्रॉपर जिला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्षेत्र जरूर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो उत्तरायणी कौथिग कहाँ पर लगता है? बागेश्वर में। कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है, मकर संक्रांति, ठीक है। साथ ही कोट की माई का मेला, ये भी बागेश्वर में लगता है। पिनाथ मेला और भद्रकाली का मेला, ये चारों मेले कहाँ लगते हैं? बागेश्वर में। उत्तरायणी मेला, घुघुती त्यार, जो कि घुघुती त्यार के रूप में भी जाना जाता है, कोट की माई का मेला, पिनाथ मेला और भद्रकाली मेला, ठीक है। इसके अलावा देखो बागेश्वर का वाहन पंजीकरण नंबर, बागेश्वर का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK02। तो जो भी UK02 वाले हैं अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं यहाँ पर, ठीक है। बागेश्वर का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK02। पिछली क्लास में हमने देखा था रुद्रप्रयाग, उसका UK13 था। बागेश्वर का क्या है? UK02, ठीक है। UK02 क्या है? बागेश्वर का है। देखो बागेश्वर का ऐतिहासिक महत्व भी है, और बागेश्वर का मतलब हर चीज से संबंध है बागेश्वर का। इसका बहुत अच्छा इतिहास पहले रहा है। क्यों? क्योंकि बागेश्वर में ही हमने देखा, यहाँ पर कत्यूरी शासक भूदेव का शिलालेख मिला है, ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुवन राजदेव का शिलालेख मिला है, बागेश्वर मंदिर शिलालेख मिला है। ये ऐतिहासिक महत्व की चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ 13 से 14 जनवरी 1921 में जब कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, तो ये भी सरयू नदी बागेश्वर में ही हुआ था, ठीक है। सरयू और गोमती के संगम पर, ठीक है, जो आंदोलन करता थे उनके द्वारा बेगारी के रजिस्टर कहाँ? नदी में बहा दिए गए थे, ठीक है। और यहीं पर कुली बेगार प्रथा का अंत भी हुआ था। कुली बेगार प्रथा का अंत, इससे भी संबंधित कौन है? बागेश्वर, ठीक है। कुली बेगार प्रथा का अंत कहाँ पर हुआ था? बागेश्वर में ही हुआ था। तो बागेश्वर का इतिहास अति महत्वपूर्ण है हमारे, ठीक है। उत्तराखंड में मतलब बागेश्वर का स्वर्णिम इतिहास है, एक तरह से आप लोग ये जान सकते हैं इसको, ठीक है। देखो बागेश्वर का वाहन पंजीकरण नंबर UK02 मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति, बागेश्वर में जो अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कौन कौन से? एक है मोहन सिंह मेहता, ठीक है। मोहन सिंह मेहता, पहले प्रश्न इनसे कई बार बन चुके हैं। इनका गांव भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 1897 में बजूला गांव से थे, बागेश्वर जिला हो गया इनका। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा मोहन सिंह मेहता किस जिले से संबंधित हैं? तो कहाँ से संबंधित हैं? बागेश्वर से, ठीक है। गांव कौन सा इनका? बजूला गांव। जन्म कब हुआ था? 1897 में। फिर देखो 1921 में कतियूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की। तो क्वेश्चन बनेगा कतियूर में कुमाऊं परिषद की शाखा किसने गठित की थी? मोहन सिंह मेहता ने। कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। और इसके माध्यम से उन्होंने कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कुली बेगार आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। जब हम उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रिटिश काल की चर्चा करेंगे, औपनिवेशिक काल की, तो उस दौरान हम कुली बेगार प्रथा भी देखेंगे, ठीक है। तो कुली बेगार प्रथा हम डीपली वहां पर पढ़ेंगे। तो उसी प्रथा के विरोध में कतियूर में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की, और कुली बेगार का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मेहता ने। अब आंदोलन छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जेल तो जाना ही है। तो जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता, जो कि मार्च 1921 में 9 माह की इनको कैद हुई थी। अब देखो एक बार प्रश्न ऐसे बना हुआ था अभी हाल ही में UKPSC की परीक्षाओं में, ठीक है। 1921 के दौरान, 1921 के बेगार आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को। मोहन सिंह मेहता पहली बार जेल कब गए? 1921 में। और मोहन सिंह मेहता ही वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका मतलब कब गए? 1921 में, ठीक है। वहां पर ऑप्शन में मोहन सिंह मेहता भी था, और सही आंसर भी उसका मोहन सिंह मेहता ही था। लेकिन कई सारे बच्चे उसको छोड़ दिए, क्यों? उन्हें लगा शायद कोई और हो सकता है। तो बेगार आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मोहन सिंह मेहता। या फिर उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये भी मोहन सिंह मेहता, जो कि पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो उत्तराखंड से जेल गए थे, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1988 में। मोहन सिंह मेहता की मृत्यु कब हुई? 1988 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो गोसाई सिंह दफोटी, प्रश्न बन चुका है। बागेश्वर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1982 में। किसने किया था? गोसाई सिंह दफोटी ने। तो पृथक बागेश्वर की मांग किसने उठाई थी? गोसाई सिंह दफोटी, ठीक है। पृथक बागेश्वर की मांग किसने उठाई? गोसाई सिंह दफोटी ने। तो फाइनली 1997 में जाकर बागेश्वर जनपद का गठन किया गया था, ठीक है। अगला देखो सुमित्रा नंदन पंत, अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
जन्म हुआ था 20 मई 1900 को, कहाँ, कौसानी में, ठीक है। जन्म कब हुआ, 20 मई 1900, जन्म डेट भी पूछी जाएगी आपको। 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। मृत्यु कब हुई, 28 दिसंबर 1977, कहाँ, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी और 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। आगे देखो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। इनकी जो रचना है उसमें ग्राम्या, गुंजन, ग्रंथि, ठीक है, युगांत, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, ठीक है, स्वर्ण किरण हो गई, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव, पतझर, वीणा, रजस्वीकर। तो दो तीन बार इसको पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ग्राम्या, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव, पतझर, वीणा, रजस्वीकर। ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं। ग्राम्या, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। देखो तीन बार इसमें गौ आ रहा है, ग्राम्या, गुंजन, ग्रंथि, ठीक है, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, धूलि और किरण ध्यान रखो, स्वर्ण स्वर्ण इसमें लिखा ही हुआ है, युगांत, ठीक है, युगांत है, कला और बूढ़ा चांद ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, अति महत्वपूर्ण। चिदम्बरा आपको याद करनी पड़ेगी, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव, पतझर, वीणा, रजस्वीकर। तो बार बार दो तीन बार पढ़ोगे। इन्हें गोसाई पंत भी कहा जाता है, अभी पेपर में आया था, समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया था गोसाई पंत किसको कहा जाता है, ठीक है। गुसें भी इनका नाम है, फिर सें भी इनका नाम है, ठीक है। गोसाई पंत, गुसें या सें, किसको जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। इन्होंने 1938 में रूपाभ नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था। किसने किया था, जो सुमित्रानंदन पंत है इनके द्वारा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, इनके सुझाव पर वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया था, 1957 में। और किसके सुझाव पर रखा गया था, ये था सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। अगला देखो, इन्हें प्रकृति के सुकुमार और प्रकृति के चितेरे, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार एवं प्रकृति के चितेरे इनको कहा जाता है। आपने इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, बचपन में थी, मैंने बचपन में छुप छुप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, इस तरह से। तो प्रकृति के सुकुमार इन्हें कहा जाता है और प्रकृति के चितेरे भी किन्हें कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं काफी तेजी से पढ़ा रहा हूँ इसको, मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर केवल समझना है, बाद में आपको पीडीएफ रिवीजन के लिए मिल रहा है, तो इसलिए तेजी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला देखो, वर्ष 1960 में इन्हें, इनकी जो रचना है कला और बूढ़ा चांद, रचना कौन सी है, कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में किसको दिया गया था, कला और बूढ़ा चांद के लिए, हिंदी में, ठीक है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, सुमित्रानंदन पंत को। रचना कौन सी थी, कला और बूढ़ा चांद। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में ना कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से आरंभ होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1954 से ये शुरू हुआ है, कला और बूढ़ा चांद के लिए किसको दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत को। तो 2023 का साहित्य अकादमी किसको दिया गया, संजीव को, ठीक है, संजीव कुमार को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनका उपन्यास कौन सा है, मुझे पहचानो। 2023 में जो संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किस रचना के लिए दिया गया, मुझे पहचानो। ध्यान रखना है आपने, 1960 में किसको मिला था, कला और बूढ़ा चांद के लिए, सुमित्रानंदन पंत को। और शुरू कब से हुआ है, 1954 से। अब देखो 1961 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण 1961 में मिला इनको। और 1961 में जो इनकी रचना है चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें कौन सा मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले ये हिंदी के पहले कवि थे, यानी कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें हिंदी भाषा में दिया गया था, इनकी रचना थी चिदम्बरा। शुरू कब से हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 1965 से शुरू हुआ था, ठीक है। और जो लेटेस्ट है 57 में ज्ञानपीठ किसे दिया गया, दामोदर माउजो को, दामोदर माउजो को दिया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, वर्तमान में इनका आवास जो है सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है, सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में सारे फैक्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला देखो, विष्णु देवी साहा। विष्णु देवी साहा का जन्म कब हुआ था, 1902 में बागेश्वर में हुआ था।
ये उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर बहुत बहादुर महिलाएं हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अतिरिक्त जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उस दौरान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। देखो 1902 में बागेश्वर में जन्मी विष्णु देवी शाह, ठीक है, 1921 से 30 के मध्य कुमाऊं में महिला जागृति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो महिला जागृति में मतलब कुछ ऐसी महिलाएं हुई उत्तराखंड के इतिहास में जिनकी वजह से ही यहाँ की महिलाएं आंदोलन पे उतरी, ठीक है। उनमें से एक थी विष्णु देवी शाह। अभी हम चर्चा करेंगे आगे अल्मोड़ा जिले में कुंती वर्मा के बारे में, ठीक है, तो अलग अलग जिले में देखेंगे हर किसी के बारे में। तो विष्णु देवी शाह उनमें से एक थी। 1921 से 30 के मध्य कुमाऊं में महिला जागृति में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कब गई थी? 1930 में। 1930 में पहली बार जेल गई थी, जो उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? विष्णु देवी शाह। अति महत्वपूर्ण सवाल है, देखो, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? विष्णु देवी शाह, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने, ठीक है, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका तथा वर्ष 1940 में नंदा देवी परिसर में झंडा फहराया था, ठीक है। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका, ये प्रश्न बन चुका है एक बार कि किसके नेतृत्व में 1930 में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया था? तो किसके नेतृत्व में फहराया था? विष्णु देवी शाह के, ठीक है। यूकेपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा है इस तरह का प्रश्न। तो किसके नेतृत्व में महिलाओं ने 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया था? कौन था नेतृत्वकर्ता? विष्णु देवी शाह थी, ठीक है। और साथ ही 1940 में नंदा देवी परिसर में झंडा फहराया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा विष्णु देवी शाह के बारे में महत्वपूर्ण चीजें। सुमित्रा नंदन पंत, गोसाई सिंह दफोटी और मोहन सिंह मेहता। देखो जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वही हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सारे व्यक्तित्व की चर्चा हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया बागेश्वर जिला, इससे संबंधित सारी जानकारी। और उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने भाइयों को बहनों को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नोट्स इत्यादि बनाने उत्तराखंड जिला दर्शन के, ठीक है, वो लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। कई सारे बच्चों का इशू होता है कि उनके पास किताबें नहीं अच्छी, तो पूरा टाइप करके मैटर मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना तो हर कोई कर सकता है, माना कि किताब लेना मैं समझता हूँ, ठीक है, बेरोजगारी एक अभिशाप भी होता है लेकिन वरदान भी होता है। बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूत बनाता है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो किताबें ले सकें हर किताबें, लेकिन आपको देखो जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ पूरी चीज़ें नोट करने के लिए मिल रही हैं। भले ही वो टारगेट बैच की क्लासेज हों, आपको वहाँ पर सारा नोट करने के लिए मिल रहा है, कोई भी शॉर्टकट में चीज़ें नहीं है। और भले ये जिला दर्शन सीरीज जो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो एक एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। आगे की तैयारी करने के लिए, बड़ी तैयारी करने के लिए, हर चीज़ के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो इन्हें नोट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।